हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज ओपन जर्नल सिस्टम ओजेएस का वर्जन 3.x की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज है। हिंदी लैंग्वेज में है। इस ट्यूटोरियल सीरीज में ओजेएस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, अपडेट्स को हम डिस्कस करते हैं, उनके सॉल्यूशंस को बताते हैं, होस्टिंग सर्वर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बताते हैं, ओजेएस की थीम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, उनका सॉल्यूशंस देने की कोशिश करते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी ट्यूटोरियल्स के अलर्ट्स मिल सकें। वीडियो काम का लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कोई एडवाइस हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमने जो हमारी लास्ट वीडियो हमने देखी थी, जो कि ये 72 नंबर वीडियो है। हमने लास्ट वीडियो 71 वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने से पहले आप 71 को देख लें, क्योंकि तभी आपको ये कंटिन्यूटी में समझ में आएगा। हमने लास्ट टाइम क्या किया था, अमेजॉन AWS पर हमने एक सर्वर सेटअप किया था। साइन अप के साथ पूरा कंप्लीट सर्वर सेटअप किया था और हमारे पास एक कंट्रोल पैनल लॉगिन आ गया था, क्योंकि हमने लॉगिन किया था। अगर हमें दोबारा लॉगिन करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम अपना कंट्रोल पैनल AWS का आप पहले लॉगिन कर लेंगे, कंसोल लॉगिन कर लेंगे। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको खोलना है aws.amazon.com खोलना है, aws.amazon.com। आप अपना लॉगिन कर लीजिए, कंसोल लॉगिन कहते हैं इसको। मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो आपको जब कंप्लीट हमने एक इंस्टेंस बनाना देखा था, उसका एक हमने वॉल्यूम बनाया था, इंस्टॉलेशन का एक हमने कॉमन एक सिंगल बैकअप बना के रख लिया था फॉर इन केस के लिए। अब हमें, ये हमारा इंस्टेंस रहा। इंस्टेंस की हमने एक तो रहती है नेटवर्क आईडी होती है, आईपी होती है, और एक इलास्टिक आईपी होती है। हमने इलास्टिक आईपी भी आपको बताया था कि इलास्टिक आईपी कैसे असाइन करते हैं। तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस हो गया और एक ये इलास्टिक आईपी एड्रेस हो गया। दो आईपी एड्रेस होते हैं। तो इस आईपी एड्रेस को कॉपी करना है और 2087 पोर्ट डालना है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम बता चुका हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लास्ट वीडियो ज़रूर देख लें। जो 071 वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डाल दूंगा। रूट लॉगिन करना है, याद रखिएगा मैंने आपको लास्ट टाइम रूट लॉगिन नोट करने के लिए बोला था, वो रूट लॉगिन करना है। वो सारे पासवर्ड्स एक लास्ट में नोट करवाए थे, रूट का हमने पासवर्ड भी चेंज किया था। तो आप वो लॉगिन कर लीजिए, और इन केस अगर नहीं होता है तो आप इंस्टेंस को यहाँ से डिलीट करके फिर से क्रिएट कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, इंस्टेंस को यहाँ से सेलेक्ट करना है, एक्शन स्टेट में जाना है, इंस्टेंस स्टेट में जाना है और टर्मिनेट इंस्टेंस कर देंगे। इस इमीडिएट वो आपका सर्वर डिलीट भी हो जाएगा, एज वेल एज आपकी उसकी बिलिंग भी रुक जाएगी। हम लॉगिन कर लेते हैं। और ऐसा वैसा होना नहीं चाहिए कि आपको कोई चीज़ डिलीट करने की ज़रूरत पड़े। तो ये दो वीडियोस को आप कंटिन्यूटी भी देख सकते हैं। या हमारा यहाँ तक हम आ चुके थे। अब हमें क्या करना था,
इसमें हमें कुछ पेंडिंग वर्क्स हैं जो हमें दोबारा जिनको सेट करने की और कॉन्फ़िगरेशंस की ज़रूरत है। देखिए, हमने इस सर्वर पे जो है हमारे मल्टीपल टाइप ऑफ सर्विसेज स्टार्ट हैं, सर्वर सर्विसेज। अपाचे वेब सर्वर डला हुआ है, एफटीपी सर्वर डला हुआ है, माई डला हुआ है, बाइंड डीएनएस सर्वर, एसएसएस सर्वर। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका एफटीपी सर्वर और डीएनएस सर्वर की आप इस सर्वर पे यूज़ नहीं करेंगे। मतलब हम सर्वर पे ये दो चीज़ें तभी चलाएंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। मतलब एफटीपी की ज़रूरत हमें कब पड़ती है कि जब अगर हमें फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल चलाना हो, फाइल एफटीपी क्लाइंट के थ्रू हमें कोई बल्क में कोई वेबसाइट्स को हमें डालना हो, वो हम फाइल मैनेजर के थ्रू ही करेंगे। फाइल मैनेजर के थ्रू ही करेंगे। तो हमारा फाइल मैनेजर जब अवेलेबल है तो हमारे लिए एफटीपी की ज़रूरत नहीं है, और इनकेस मान लीजिए ज़रूरत पड़ती भी है तब हम इसको अभी करंटली इसको स्टॉप रखते हैं। ज़रूरत पड़ी स्टार्ट किया और वापस स्टॉप कर दिए। तो ये क्या है, आपका अननेसेसरी का अमेजोन पे बिल जनरेट नहीं करेगा, सीपीयू लेस यूज़ होगा। दूसरा, डीएनएस सर्वर भी हम यूज़ नहीं करेंगे, इसको भी हम स्टॉप कर देंगे। डीएनएस सर्वर इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि डीएनएस सर्वर जो है, जहाँ से हमने डोमेन परचेस किया है, चाहे हम गोडेडी से परचेस करें, चाहे हम किसी भी जगह से हम परचेस करें, तो वहाँ पर हमें डीएनएस सेट करने के ऑप्शंस अवेलेबल रहती है। अब किस पे क्या डीएनएस सेट करना है, कैसा डीएनएस करना है, ये लास्ट ऑप्शन है। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये हमारे पास टाइप ऑफ सर्विसेज आ गए। सेकेंडरी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर देखिए एक वार्निंग दिख रहा है, एडिट नेट सेटिंग। एडिट नेट सेटिंग मतलब जब हमने सर्वर को कॉन्फ़िगर किया तो हमारे पास जो आईपी आई, कौन सी आईपी आई है, देखिए यहाँ पर कौन सी आईपी लिखी हुई है, हमारे पास कौन सी आईपी मिली हमको, 172.31.17.54। ये कौन सी आईपी है, ये अमेजोन की लोकल नेट आईपी है। और हमने इलास्टिक आईपी कौन सी ली है, ये वाली ली है। अब इसको हमें सिस्टम को बताना ज़रूरी है कि हम दो आईपी, मतलब एक लोकल आईपी प्राइवेट आईपी है और एक हमारी पब्लिक आईपी है। तो इस केस में क्या है, आपको यहाँ पर एक्टिवेट नेट एड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन को चेक बॉक्स को चूज करना पड़ेगा, जिससे हमारा जो सर्वर है वो अंडरस्टैंड कर सके कि यहाँ पर दो आईपी इन्वॉल्व हैं, नेट लोकल आईपी, नेटवर्क की लोकल आईपी, और एक शेयर्ड आईपी। शेयर्ड आईपी मतलब पब्लिक आईपी। अब कई लोग क्या है, इसको इलास्टिक आईपी अलॉट ना करके जो इस पे जो डायनेमिकली जो आईपीज मिलती हैं उसी को चलाते रहते हैं। हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट होता क्या है कि जब भी हम इंस्टेंस को रीस्टार्ट करेंगे तो ये आईपी, पब्लिक आईपी जो है वो चेंज हो जाती है। जब भी हम इंस्टेंस को रीस्टार्ट करेंगे तो पब्लिक आईपी चेंज हो जाएगी, हमें बहुत सारी जगह पे आईपी चेंज करना पड़ेंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हमारे जो सर्वर की पॉइंटिंग से, वेबसाइट्स की पॉइंटिंग से, डीएनएस की पॉइंटिंग से वो सब स्टॉप हो सकती है। तो हम इसलिए इलास्टिक आईपी उसको अलॉट करेंगे ही करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अब एक्टिवेट नेट ऐड कर दिया, ये ऑप्शन कहाँ से मिला, आपको जाना है डैशबोर्ड के सेकंड ऑप्शन CWP सेटिंग। CWP सेटिंग में एडिट सेटिंग, एडिट सेटिंग में आपको शेयर्ड आईपी मिली हुई है, यहाँ से हम जितनी बार चाहें अपनी इलास्टिक आईपी जो भी आपको मिल रही है वो चेंज कर सकते हैं। नेट लोकल आईपी ऑटोमेटिक चूज आएगी। एक्टिवेट नेट एट नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन करना है। जैसे हम सेव चेंजेस करेंगे, अब हम अपनी वेबसाइट जो है, अब ये दोनों आईपीस को अंडरस्टैंड करेगा। सेकंड ऑप्शन, आपको अपना पीएचपी अपग्रेड करना है। पीएचपी सेटिंग में गए, पीएचपी इन्फो, जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली सीडब्ल्यूपी के साथ, कंट्रोल पैनल के साथ जो पीएचपी इंस्टॉल्ड होता है, वो पीएचपी 5.6 इंस्टॉल्ड होता है। मेन वर्जन जो सर्वर का वर्जन है वो हमने पीएचपी 7.4 इंस्टॉल्ड किया था। कंट्रोल पैनल अपना खुद का एक पीएचपी चलाता है कि सर्वर में कोई भी प्रॉब्लम आने पे एटलीस्ट कंट्रोल पैनल ओपन हो, लेकिन एक बाकी यूजर्स को चलाने के लिए एक पीएचपी अलग होता है। तो पीएचपी वर्जन स्विचर में जाना है,
यहाँ से आपको 5.6 है, लेकिन हमें 7.4 7.4 हम इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ से आप अपने PHP के जो एक्सटेंशंस हैं वो चूज़ कर लीजिए, जो हमें रखना है बाय डिफ़ॉल्ट। तो क्योंकि हम लाइट स्पीड वेब सर्वर नहीं चला रहे हैं तो हम इसको अनचूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी रहने दीजिए, क्योंकि मेरे को आपको लाइट स्पीड का भी इसमें ऑप्शंस बताना है। 7 बिल्ड कर दीजिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल पैनल में हमें टर्मिनल भी मिल जाता है, हमें इसका बार-बार इंस्टेंस का जो पुट्टी लॉगिन करना बताया था, पुट्टी लॉगिन हमें बार-बार नहीं करना पड़ता। तो हम सीधे इसका टर्मिनल ओपन कर लेंगे, सिंपल टर्मिनल। तो ये वेब बेस्ड टर्मिनल होता है जो डायरेक्ट ओपन हो जाता है। नेक्स्ट, अब हमारा वो जो हमने ये PHP वर्जन अपग्रेड डाला है, ये प्रॉपरली चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये हम इस कमांड से हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कॉपी करा और पेस्ट कर दिया। और जब PHP अपग्रेड जब होता है, डेट टाइम हमारा हमने क्या है, T3 मीडियम हमने इस पे CPU इंस्टेंस टाइप सेलेक्ट किया है। तो हमारे पास सिर्फ 2 कोर और 4 GB रैम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये थोड़ा सा हैंगअप होगा, 7.4 वर्जन अपग्रेड करने में थोड़ा सा हैंगअप होगा। कंसोल हम बंद कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। इसका कोई क्योंकि जैसा कि है ना, इसका T2 माइक्रो जो फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन को मैंने क्यों मना करा, क्योंकि उस पे सेम चीज़ हो सकता है, रिस्पॉन्ड ही ना आए, आपको रिस्पॉन्ड ही ना करे, वर्जन अपग्रेड करने में रिस्पॉन्ड ही ना करे 7.4। अब अपग्रेड करने में और चलाने में, दोनों में, हमारे चलाने में, वेबसाइट्स को चलाने में, ओजेस चलाने में ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशंस लगनी है, ज़्यादा अपडेट्स लगने हैं। डेट्स वाई हम T2 माइक्रो या जो भी फ्री वर्जन है वो हम चूज़ नहीं करेंगे। हम सीधे चूज़ करेंगे जो 2 कोर और मिनिमम 4 GB रैम, ये दो कॉन्फ़िगरेशन आप याद रखिए, ये हमारा होना चाहिए। ये अब हम थोड़ी देर में इसको चेक कर पाएंगे। टिल हमको क्या चीज़ करना है, जब तक ये PHP अपग्रेड हो रहा है तब तक हम कुछ भी इस पे नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास एक डोमेन होना चाहिए जिससे हम ओजेएस इंस्टॉल करके देखेंगे इस पर, या आफ्टर इंस्टॉलेशन ही आपको रिस्पॉन्ड करेगा। जब PHP 7.4 इंस्टॉल्ड हो जाएगा, और मैंने कभी भी इसका CWP प्रो मतलब ट्राई तो किया है, बट चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमारा हमेशा जो है इसका फ्री वर्जन से ही हमारा काम हो गया है, कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमें CWP का प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। अब जो CWP है वो लाइट स्पीड वेब सर्वर को भी सपोर्ट करता है। और जिनको लाइट स्पीड के बारे में नहीं मालूम, मैं बता देता हूँ। एक्चुअली अपाचे एक सर्वर है, लाइनेक्स का वेब सर्वर है, जैसे विंडोज़ के अंदर IIS सर्वर होता है, वैसे लाइनेक्स का एक अपाचे सर्वर है। ऐसे ही मल्टीपल टाइप ऑफ एक NGINX सर्वर होता है। अब इन दो तीनों में फ़र्क क्या है? एक्चुअली लाइट स्पीड क्या है, आपके सर्वर की काफ़ी स्पीड बढ़ा देता है, काफ़ी हद तक। मतलब अगर मैं इनके कंपैरिजन ही खोल देता हूँ मैं, अगर बेंचमार्क अगर आप देखेंगे तो अ, जैसे कीप अलाइव का लिखा हुआ है अपाचे प्लस WP रॉकेट, अपाचे प्लस WT AWS। तो देखिए यहाँ पर जो रिक्वेस्ट पर सेकंड एग्जीक्यूशंस जो है, W3 TC पे 1241 है 100 यूजर्स पे, लेकिन लाइट स्पीड की जो अलाइव है वो 4329, मतलब तकरीबन अगर मैं जोड़ूं तो मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स आप इसको जोड़ सकते हैं, कि मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स आपको स्पीड सर्व करेगा। ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे वर्डप्रेस के साथ सर्वर का परफॉर्मेंस 669,000
और अपाचे पे 826 और एन जी आई एन एक्स पे 6000। तो अब आप यहाँ पर अगर जोड़ें तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाइड बाय 10 आपको डिफरेंस दिख रहा है, मल्टीप्लाइड बाय आप 10 कर लीजिए। ये देखिए सर्वर की स्पीड आप रिक्वेस्ट पर सेकेंड्स पे देखिए, टेस्ट रिजल्ट्स एच टी टी पी के अकॉर्डिंग दोनों के जो एनवायरनमेंट है वो एग्जैक्ट सेम रखेगा जब इसको चलाया गया होगा। सिर्फ वेब सर्वर का फर्क होगा। बट जो लाइट स्पीड अपाचे वेब सर्वर इज अ फ्री, एन जी आई एन एक्स इज फ्री, बट जो लाइट स्पीड है, ये लाइट स्पीड जो है इट इज़ अ पेड। यहाँ पर भी अनबीटेबल परफॉर्मेंस मोजेंटो के साथ एक परफॉर्मेंस बताइए और इधर वर्डप्रेस के साथ परफॉर्मेंस बताइए। अभी इसमें लाइट स्पीड और वेब सर्वर में हमें उलझना नहीं है। अभी भी ये स्टिल आपका मूविंग है, मतलब अभी PHP 7.4 जो है फुल सर्वर की कैपेसिटी यूज़ कर रहा है 7.4 इंस्टॉल करने में। अब जैसा कि अब हमें यहाँ पर ये कंट्रोल पैनल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना पुट्टी लॉगिन करेंगे। तो पुट्टी लॉगिन लास्ट वीडियो में मैंने आपको पुट्टी लॉगिन बताया है। हम पुट्टी लॉगिन करेंगे, अगेन बता देता हूँ। आप पुट्टी ऑप्शन ओपन कर लेंगे, आपकी जो इलास्टिक आईपी है वो कॉपी कर लेंगे। इलास्टिक आईपी कॉपी कर लिया, यहाँ पर आपको पेस्ट करना है। लास्ट टाइम याद होगा कि इलास्टिक आईपी के साथ आपको अथोराइजेशंस पे एक पीपी एक की फाइल चूज करना है। जो भी आपको ये मैंने बोला था बहुत सिक्योरली उसको सेव करिए अपने पास और ओपन करना है। यहाँ पर आपको यूज़र नेम लास्ट टाइम भी बताया था सेंटोस प्लेस करना है। जब लॉगिन हो जाएगा देन उसके बाद ये जो कमांड हम टर्मिनल पे चलाने की कोशिश कर रहे थे वो सीधे आप पुट्टी पे पेस्ट करके सेव करिए। तो करंटली क्या स्टेटस है हमारे इंस्टॉलेशन का वो हमें यहाँ पर दिख जाएगा। अभी भी हमारा PHP 7.4 इंस्टॉलेशन कंटिन्यू है। देखिए कंटिन्यू है, ये हमें दिखता जाएगा। तो हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि भाई PHP 7.4 कब हमारा क्लियर हो रहा है, कब इंस्टॉल्ड कंप्लीट इंस्टॉलेशन कंप्लीटेड हो जाएगा। ये काफ़ी टाइम लेता है और जस्ट अज्यूम कि अगर ये वन कोर प्रोसेस होता तो शायद है ना हम ये पुट्टी भी हमारा रिस्पॉन्ड नहीं करता। हम यहाँ देखते रहेंगे। यहाँ पर ये PHP इंस्टॉलेशन टाइम लेने का रीज़न ये है कि PHP डाउनलोड होने के बाद कंपाइल्ड होता है, पूरा कंपाइलेशन होता है PHP का। डेट्स वाई ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। इसमें एक तरीका और भी होता है इसको फास्टर करने का कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे हम यहाँ पर इंस्टेंस का जो टाइप है वो हम ज़्यादा बड़ा ले लेते हैं। इंस्टेंस का जो टाइप है उसको स्टॉप करके हम बड़ा बड़ा सेटअप ले लेते हैं। मतलब अभी हमने इस पे T3 मीडियम लिया हुआ है तो हम इस पे बड़ा कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं फॉर टाइम बीइंग। और जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद हम उस पे
इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद उसको डाउनग्रेड कर देते हैं। अभी ये कोई सा एक्सटेंशन इंस्टॉलेशन कर रहा है, नॉन जेड टी। इसी तरीके से ये सारे कॉन्फ़िगरेशंस, चेकिंग्स, काफ़ी सारी चीज़ें इस पे इंस्टॉल्ड करता है। मैंने अगेन चलाया। अब हम फिर से एक बार कंट्रोल पैनल ओपन करके देखते हैं। 3.108 जो भी आईपी है, चलाते चलाते आपको आईपी एड्रेस भी याद हो जाएगा। एक और तरीका है, हमारा इंस्टॉलेशन चल रहा है नहीं चल रहा, टॉप कमांड चला दीजिए। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि हमारा इंस्टॉलेशन कंटिन्यू है या फेल हो चुका है। तो हमारा इंस्टॉलेशन जो है यहाँ पर चलते हुए नहीं दिख रहा है। इट मीन्स कि शायद इसका इंस्टॉलेशन या तो कंप्लीट हो चुका होगा या फेल हो चुका होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारा कंट्रोल पैनल भी नॉन एग्जीक्यूटेबल है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, सेम आईपी एड्रेस है 166 166। तो अब हम क्या करेंगे, इंस्टेंस को रीबूट कर लेंगे, रीबूट इंस्टेंस। रीबूट इंस्टेंस के बाद हम फिर से कंट्रोल पैनल ओपन करके देख रहे हैं। क्या रूट पासवर्ड हमें अगेन चाहिए होगा। पीएचपी सेटिंग, पीएचपी इन्फो, ये हमारा पीएचपी वर्जन 7.4.24 आ चुका है। ठीक है। अब हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे वेब सर्वर के बारे में। सी डब्ल्यू पी ही क्यों, सी डब्ल्यू पी का एक लेने का एक मेजर रीज़न है कि हम यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स ऑफ सर्वर सेलेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग लाइट स्पीड। हम यहाँ पर लाइट स्पीड एंटरप्राइज एडिशन जो है यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। हमें कुछ ज़्यादा कुछ कमांड्स वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेल्फ इसको इंस्टॉल्ड भी कर देगा और पूरा कॉन्फ़िगर्ड भी कर देगा। अभी हमारा जो चल रहा है वेब सर्वर, जो अभी चल रहा है वो अपाचे ओनली चल रहा है, जिसका पीएचपी पे 35% है और पीएचपी एफपीएम पे 45% है। बाकी पे आप देखिए आपको स्पीड परफॉर्म मिलेगी। एनजीआईएनएक्स भी कई लोग चलाते हैं, एनजीआईएनएक्स एंड अपाचे, एनजीआईएनएक्स एंड वार्निश। एक्चुअली एनजीआईएनएक्स यूज़ करता है, टोटल केस सर्वर को यूज़ करता है, इसलिए एनजीआईएनएक्स पे एक प्रॉब्लम और भी आती है कि हमें डोमेन का इंडेक्स डॉट पीएचपी जो रिमूव करना होता है वो अपाचे पे या लाइट स्पीड पे ही रिमूव होता है, एनजीआईएनएक्स पे थोड़ी सी मुश्किल होती है। और साथ ही साथ ओपन लाइट स्पीड पे भी नहीं होती है। ओपन लाइट स्पीड पे भी मैं काफ़ी कोशिश करके देख चुका हूँ, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला कि हम कैसे इंडेक्स डॉट पीएचपी को रिमूव करेंगे। तो यही दो ऑप्शन है।
नेक्स्ट हमारा पीएचपी इंस्टॉलेशन के बाद आप क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, पैकेज बनाना है। आपकी देखिए पैकेज, पैकेजेस, एक डिफ़ॉल्ट पैकेज होगा। डिफ़ॉल्ट पैकेज को आप एडिट कर लीजिए, एडिट अकाउंट। आप डिफ़ॉल्ट मतलब अपने कितना एक मैक्सिमम लिमिट डिसाइड करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लिखा हुआ है 20 GB लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसको मैं 2 GB का एक प्लान बना देता हूँ। लिमिट इसलिए ताकि आपका कंसोल पे AWS पे कोई ओवर बिलिंग जनरेट ना हो जाए। तो हमें ये प्लान्स प्रॉपरली उसको मॉडिफाई कर लीजिएंगे हम, डिफ़ॉल्ट वाले को ज़रूरत पड़ने पे तो हम उसको बढ़ाएंगे ही, बट ऑटोमेटिकली हमारे पे ज़्यादा ओवर बिलिंग ना आ जाए, उसके लिए हम लिमिट्स में चलेंगे। जैसे बैंडविड्थ पे, जैसे इसको तो हम 30 GB तक जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तो हम 20 GB इस पे सेलेक्ट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट बैंडविड्थ पे चार्जेबल है तो हम इसको लिमिट करेंगे, जैसे 10 GB से स्टार्ट करते हैं, है ना। ईमेल अकाउंट्स, एफटीपी, ये हमारे लिए एक एक भी बहुत मोर देन सफिशिएंट है। ईमेल लिस्ट भी अब एक सफिशिएंट है, क्योंकि ईमेल्स तो हमारा चलना ही नहीं है, तो हम इस पे चाहे 100 लिख दें चाहे कुछ भी कर दें, उस पे एसएमटीपी वाला प्रोटोकॉल तो इस पे रन होना ही नहीं है। ये तब रन होता है जब AWS से रिक्वेस्ट करते हैं, आफ्टर सम टाइम्स कुछ बिल्स पेड कर चुके होते हैं, देन उसके बाद वो उसको एसएमटीपी प्रोटोकॉल को अलाउ करते हैं, खासतौर से पीएचपी मेल फंक्शंस को। तो अगर देखा जाए, स्पेसिफिकली देखा जाए तो AWS पे क्योंकि आपका पीएचपी मेल फंक्शन नहीं चलेगा एसएमटीपी प्रोटोकॉल ब्लॉकेज की वजह से, डेट्स वाई आपका जो ओजेएस के थ्रू ऑटोमेटिकली मेल जाने वाला है वो नहीं जाएगा इस सर्वर के AWS के ऊपर। ये तब जाएगा जब तक कि आपको AWS पे एसएमटीपी प्रोटोकॉल वो अलाउ नहीं कर देते हैं। ये हमने अपडेट कर दिया। देन उसके बाद अब आप यूज़र क्रिएट करेंगे, न्यू अकाउंट। जैसे मान लीजिए कि आपको 10 ओजेएस की वेबसाइट चलानी है, मोर देन वन ओजेएस वेबसाइट चलानी है, अलग अलग क्लाइंट्स के लिए चलानी है, मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए चलानी है, तो हर एक क्लाइंट्स के लिए आप एक एक अकाउंट क्रिएट कर देंगे। क्रिएट अकाउंट में जाने के बाद आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है, वेबसाइट का एड्रेस डालना है, डोमेन नेम डालना है। अब मैं एक डोमेन चूज कर लेता हूँ कि जिस पे हम इंस्टॉलेशन करके देखेंगे। एक मैं देख लेता हूँ कि मेरे पास कोई ब्लैंक डोमेन अवेलेबल है। हम एक ब्लैंक डोमेन ले लेते हैं, एक सवाल डॉट इन। तो हम इसी का एक पैकेज बनाते हैं, इसी पे हम वेबसाइट को इंस्टॉल करके भी देखेंगे। ये हमने डाल दिया। कोई भी एक यूज़र नेम चूज़ कर सकते हैं, तो हमने उस पे यूज़र नेम चूज़ कर दिया। इसको नोट भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, जो भी आपका एडमिन ईमेल इस अकाउंट के लिए रखना चाहते हैं, पब्लिक ईमेल आईडी। डोमेन में कुछ नहीं करना, चूज़ जो डिफ़ॉल्ट हमने अभी जिसको मॉडिफाई किया था। बैकअप यूज़र अकाउंट ऑप्शंस को डिसेबल्ड कर देंगे, क्योंकि बैकअप हम मैन्युअली AWS से बनाएंगे ना कि इधर से। और ऑटो SSL कर देंगे तो आपको आपके ऊपर लेट्स स्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड हो जाएगा, डोमेन पे लेट्स स्क्रिप्ट इंस्टॉल्ड हो जाएगा। या हम अपना यूज़र क्रिएट कर रहे हैं। यूज़र क्रिएट करने के बाद हमें सबसे पहला काम जो करना है, वो हमें अपने डोमेन पे पूरा DNS मैनेजमेंट करना है। ठीक। अब DNS मैनेजमेंट करने के लिए क्या करना होगा, आप अपना डोमेन कंट्रोल पैनल लॉगिन कर लीजिए DNS मैनेजमेंट के लिए। ये हमारा कंप्लीटली इंस्टॉल्ड हो चुका है। लिस्ट अकाउंट्स में भी आपको डिस्प्ले में आएगा। डोमेन क्रिएट्स में हम अपना
नेम सर्वर सबसे पहले पुट करेंगे। नेम सर्वर के बाद क्या करेंगे, नेम सर्वर के बाद हमें डीएनएस मैनेजमेंट करना होगा। डीएनएस मैनेजमेंट में ए रिकॉर्ड जो है हमको अपने अपने आईपी की, जो हमारा एडब्ल्यूएस की आईपी है ये रखनी होगी। तो ये कैसे होगी, ये आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये मैं इस डोमेन पे करना चाहता हूँ, ये डोमेन हमने डाला है, तो सीधे हम डीएनएस मैनेजमेंट पे जाते हैं, मैनेज डीएनएस पे जाते हैं। मैनेज डीएनएस पे हमें अपना एक ए रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, ऐड ए रिकॉर्ड। यहाँ पर हमें होस्ट नेम कुछ भी नहीं रखना। डेस्टिनेशन आईपी में जो हमारे सर्वर की आईपी है वो हमें पुट ऑन करना है ए रिकॉर्ड के अंदर। ऐसे हर एक का अपना अपना एक सिस्टम होता है। गोडेडी में अलग सिस्टम है। ये मैंने रेसेलर क्लब का डायरेक्ट आई का हमने ओपन किया है एड रिकॉर्ड, ये आ गया। ऐसे कई सारे, अब जैसे एक सी नेम रिकॉर्ड डालना होगा कि अगर ट्रिपल डब्ल्यू से कोई वेबसाइट ओपन करे, ट्रिपल डब्ल्यू से, तो भी वो किस पे जाए, एक सवाल पे ही, एक सवाल पे ही जाना है, एड रिकॉर्ड। एक सवाल डॉट इन, ये ट्रिपल डब्ल्यू हो गया। ऐसे कई सारे रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट कर सकते हैं। हमारा डीएनएस रिकॉर्ड सेटअप हो चुका है, बट ये रिफ्लेक्ट होने में कुछ टाइम लगाएगा, मोर देन टाइम लगाएगा रिफ्लेक्ट होने में। तो अभी हमें क्या करना होगा, अब डोमेन का ही डीएनएस मैनेजमेंट कब चलेगा, जब आप इसका नेम सर्वर अपने पे चलेंगे। नेम सर्वर अगर उस पे हम डालेंगे नेम सर्वर, तो डोमेन रजिस्ट्रेशन पे हमें अपना नेम सर्वर जो है इसका इसका चूज करना पड़ेगा। किसका, जो हमने इसका डीएनएस मैनेजमेंट किया है। डीएनएस रिकॉर्ड्स ये वाले डालना पड़ेंगे, नेम सर्वर। तब हम नेम सर्वर डाल देते हैं। आगे पीछे स्पेस चेक कर लेना। दो ज़रूरी होते हैं, उसके बाद हमारे लिए बाकी ज़रूरी नहीं है। हमने अब ये नेम सर्वर अपडेट्स कर लिया। अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये हमारा पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, ये भी मैं आपको अभी चेक करना बताऊंगा। डोमेन का पर डोमेन हमने एक पॉइंट कर लिया है एक सवाल डॉट इन को। अभी एक सवाल डॉट इन खोलते हैं तो क्या होता है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, क्योंकि डीएनएस एड्रेस कुड नॉट बी फाउंड, इट टेक्स टाइम। उसको चेक करने का एक ही तरीका है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए। आपको यहाँ पर पिंग करना है। जब ये पॉइंट हो जाएगा, मतलब ये क्यों पॉइंट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसने बोला है कि डीएनएस सर्वर जो है उसको पॉइंट ही नहीं हो रहा है ना। एक कमांड चला के आप चेक कर सकते हैं कि जिससे हो सकता है आपका रीसेट हो जाए, आईपी कॉन्फिग स्लैश फ्लैश डीएनएस। ये 2-3 बार मैंने चला दिया। अब पिंग देखते हैं, अभी भी वो बोल रहा है कि होस्ट नॉट फाउंड। तो नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जब ये होस्ट पॉइंट हो जाएगा, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब हम इस पे ओजेएस का इंस्टॉलेशन करेंगे कैसे। सर्वर लेवल पे अभी हमारी कोई सेटिंग नहीं बची। दूसरा, इसी वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि अब हमारे पास जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम का हमें 7 डेज रिटेंशन में बैकअप बनाना है, कि बैकअप ऑटोमेटिकली इसका बैकअप बनता चले जाए, जितने चाहें हम उतना बैकअप्स बना सकें। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, आप ऑप्शन चूज करिए लाइफ साइकिल मैनेजर, ईबीएस स्नैपशॉट पॉलिसी। नेक्स्ट स्टेप, वॉल्यूम चूज करना है, वॉल्यूम एक की वैल्यू डाल देंगे, ऐड, रोल सेम रहेगा, पॉलिसी इनेबल्ड।
पॉलिसी डिस्क्रिप्शन में मैंने अभी कुछ भी लिख दिया, AWS 7 days रिटेंशन बैकअप, ऑटोमेटिकली बैकअप बनना चाहिए। नेक्स्ट, शेड्यूल नेम डेली, कितने बजे चलना चाहिए? 12 बजे स्टार्टिंग, एवरी 12 आवर्स में नहीं, एवरी 24 आवर्स में, 24 घंटे में। कितने बजे चले? 9 बजे चले। काउंट रिटेंशन टाइप 7 हमारे पास रिटेंशंस लाइव हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। टैगिंग में कुछ भी नहीं है। फास्ट स्नैपशॉट्स, ये कुछ नहीं है। क्रॉस ओरिजिन, ये भी नहीं है। हम इसमें से अपने अकॉर्डिंग कुछ ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। रिव्यू पॉलिसी, क्रिएट पॉलिसी, अभी हमारे पास पॉलिसी आ चुकी है। अब एक्शन, इन यूज ये वाला है। एक्शन, क्रिएट स्नैपशॉट लाइफ साइकिल पॉलिसी। अभी ये रॉन्ग बन गई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट लाइफ साइकिल पॉलिसी। वॉल्यूम्स में गए, एक्शन, क्रिएट स्नैपशॉट लाइफ साइकिल पॉलिसी। नेक्स्ट स्टेप, एंटर अ की नेम, डेमोजेस ऐड, डिस्क्रिप्शन, AWS 7 days retention backup, default rule enable, next, every 24 hours, 9 बजे 7 लीव स्नैपशॉट होने चाहिए। रिव्यू पॉलिसी, क्रिएट पॉलिसी। अब ये पॉलिसी हमारी क्या करेगी? ऑटोमेटिकली आपके जो वॉल्यूम्स का है, हर 24 घंटे में 9 बजे आपका इस वॉल्यूम का बैकअप बना लेगी। इन यूज़ यही वाला है। एक तो हमने ये एडिशनल एक बैकअप बना के रखा था कि इन केस जब भी हमें रिस्टोर करना होगा तो हम इस वॉल्यूम को चूज़ कर लेंगे और हमारा वहीं से फर्स्ट फर्स्ट स्टेज पे पहुंच जाएगा। हमने इसका बैकअप बना दिया। अब ऑटोमेटिकली आपका 7 days रिटेंशन में वॉल्यूम्स में स्नैपशॉट क्रिएट होता रहेगा। अब जैसे इसका एक बैकअप बन जाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक तो हम जो यूज़र क्रिएट करा है एक सवाल डॉट इन, जब पॉइंट हो जाएगा तो हम उस पर ओजेएस इंस्टॉल कर लेंगे एक बार। दूसरी बात, अब हमें कोई वॉल्यूम का रिस्टोरेशन कैसे होगा, लाइव जो हमने स्नैपशॉट्स बनाए हैं उसका वॉल्यूम का रिस्टोर कैसे होगा ये हम देखेंगे। जो उसकी बैकअप कॉपी होगी हम कैसे उसको रिस्टोर करेंगे ये हम देखेंगे। साथ ही साथ वॉल्यूम रिस्टोर और ये बैकअप हम क्यों बना रहे हैं इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि जनरली क्या होता है, कोई भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोई भी सर्वर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आने के लिए आप क्या करेंगे, जो लास्ट आपका बैकअप होगा उसको हम रीस्टोर कर देंगे। अब इस वीडियो में किसी तरह की आपको लगता है कि कोई परेशानी है जो समझ में नहीं आ रहा है या हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझसे कमेंट्स करके आप अपना बता सकते हैं। आपको मैं इसका AWS का कंप्लीट सेटअप करके आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। ध्यान रहे, आप मुझे कांटेक्ट जो करेंगे वो आप मुझे फेसबुक मैसेंजर से ही कांटेक्ट करेंगे। व्हाट्सएप से मैं जनरली रिप्लाई नहीं करता हूँ। फेसबुक मैसेंजर से आप अ, हम क्या कर सकते हैं, अपना सिस्टम भी कनेक्ट कर सकते हैं। लो स्पीड पे भी हमारा काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। और दो ही लैंग्वेज में समझता हूँ, इंग्लिश और हिंदी। मुझे कोई और लैंग्वेज में अगर आप कम्युनिकेट करेंगे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आएगा और मैं भी आपको कुछ भी समझा नहीं पाऊंगा। तो अब बेहतर होगा कि आप मुझे मैसेंजर से ही थ्रू कॉल करें।
ठीक। और आपके पास जब भी आप कम करें तो आपके पास AWS का एटलीस्ट साइन अप कंसोल साइन अप होना चाहिए, लॉगिन होना चाहिए, ताकि आप अपना क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आप मुझसे शेयर ना हो किसी भी कीमत पे। आप साइन अप कर लीजिए, बाकी सेटअप करना, सेटअप मैं आपको करके दे दूंगा, आपके सिस्टम पे भी करके दे दूंगा। आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा। चाहे तो आप अपने सिस्टम, आपके सिस्टम पे जो मैं सेटअप करूंगा रिमोटली, आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और ओजेएस के इंस्टॉलेशन से लेके उसके कॉन्फ़िगरेशंस तक मैं आगे अपकमिंग वीडियोस में मैं आपको इसमें अभी कंटिन्यू रखूंगा। मेजरली अभी इस AWS में अभी हम क्या क्या सीखेंगे। अभी हम AWS में अभी हमारा नेक्स्ट डे क्या है कि हम बैकअप जो हमारा स्नैपशॉट बनेगा ऑटोमेटिकली, उसको हमें कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे रिस्टोर करना है। सेकंड, जब हम ओजेएस को इंस्टॉल कर लेंगे तो ओजेएस को इंस्टॉल करने के बाद कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस हम कर सकते हैं वो देखेंगे। CWP के अलावा हमारे पास सर्वर पे या AWS पे इंस्टॉलेशंस के और कौन-कौन से तरीके अवेलेबल हैं, हम उसको थोड़ी-सी रिसर्च करेंगे। मतलब हमने करके नहीं देखा है, लेकिन हम उसके बारे में थोड़ी-सी रिसर्च करेंगे और करके देखेंगे। तो अपकमिंग AWS की कुछ ओजेएस का AWS के ऊपर क्या-क्या एक्सपेरिमेंट हो सकता है, वो हम अपकमिंग कुछ वीडियोज़ में इसका पूरा प्रैक्टिकल करके देखेंगे। वैसे CWP का ये जो है ये ऑप्टिमाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन है। CWP का 100% ऑप्टिमाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन है। सारी फैसिलिटीज़ हमको यहाँ से मिल जाती हैं। हमें फाइल्स चढ़ाने का ऑप्शंस मिल जाता है, MySQL का ऑप्शन मिल जाता है, SSH का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, मल्टीपल वेबसाइट्स का मैनेजमेंट्स का ऑप्शंस मिल जाता है। AWS के अलावा हमें सिंगल शॉट अगर हमें बैकअप बनाना है तो हमें बैकअप का ऑप्शन मिल जाता है। हम अपना सर्वर, वेब सर्वर भी चेंज कर सकते हैं, उसका ऑप्शंस मिल जाता है। ठीक है, अभी आपको सिक्योरिटी पर्पज से फायरवॉल वगैरह जो हमें सेट करना होता है वो ऑप्शन मिल जाता है। मॉड सिक्योरिटी का हमें ऑप्शंस मिल जाता है। तो ये सारे ऑप्शंस को, कॉन्फ़िगरेशंस भी हम देख सकते हैं अपकमिंग वीडियोस में। किसी को स्पेसिफिकली अगर कुछ जानना हो या अपना खुद का सेटअप कराना हो, और ज़रूरी नहीं है कि ये ओजेएस के लिए ही बता रहा हूँ, हम इस कंट्रोल पैनल पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई भी PHP MySQL की कोई भी एप्लीकेशन हम इस पे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो स्मूथली रन करेगी। बट हम, क्योंकि हम इसको प्रेफरली किस पे लेके चल रहे हैं, ओजेएस के लिए, तो हम ओजेएस के अकॉर्डिंगली क्या क्या ज़रूरी है हम सिर्फ उसको टारगेट कर रहे हैं। वर्डप्रेस के लिए AWS के अंदर ही वर्डप्रेस के लिए दूसरे दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे लाइट सेल आपने एक ऑप्शन सुना हुआ होगा। तो हम अपकमिंग में हम मैं आपको कुछ लाइट सेल्स वगैरह भी ऑप्शंस में आपको बताऊंगा। वर्डप्रेस के थ्रू कैसे कर सकते हैं ये भी मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सभी जो वीडियो ट्यूटोरियल्स के अलर्ट्स हैं वो आपको तुरंत मिल सकें। AWS से रिलेटेड या OJS से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स करके बताइए, उसका सॉल्यूशन देने की मैं कोशिश करूंगा। आपको कोई मेरी वीडियोस में कोई ऐसा लगता है कि इसमें और इम्प्रोवाइज़ की ज़रूरत है, या जो भी मैंने आपको टेक्निकल नॉलेज जो आपसे शो किया है उसमें कोई इम्प्रोवाइज़ की ज़रूरत है, तो आप मुझे वो भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएं। हम इसको इम्प्रोवाइज़ करेंगे। जो भी वीडियोस हैं या जो भी मेरा टेक्निकल नॉलेज है, मेरा खुद का भी नॉलेज अपग्रेड होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जो अगर आपको लगता है कि मैंने ये चीज़ करने पे ये कोई नया रिजल्ट आया है तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।